नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है अनटीचनेट पेपर 1। पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए सेक्शन अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं, जहां आपको अन्य विषयों पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। किसका संबंध है? शिक्षण अधिगम दोनों के प्रयोग के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। ये उपरोक्त में सभी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी है। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध पूछा गया है। शिक्षण अधिगम दोनों के प्रयोग के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। संकेत अधिगम का संबंध है किससे है? पाउलिनियन अनुबंधन से, स्किनरियन अनुबंधन से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पाउलियन अनुबंधन से है। संकेत अधिगम का संबंध जो है पाउलाव के अनुबंधन से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है किससे है? उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग से, गेस्टाल्ट अधिनियम से, क्लासिकल कंडीशनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग से है। उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध जो किससे है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। श्रृंखला अधिगम के प्रकार हैं कितनी है? श्रृंखला अधिगम के प्रकार शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम है, समस्यात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अधिगम है, सकारात्मक एवं ऋणात्मक अधिगम है। श्रृंखला अधिगम के प्रकार हैं कौन कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा हमारा आंसर। स्वयं प्रभा कार्यक्रम का उद्घाटन 9 जुलाई को किसने किया? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। स्वयं प्रभा कार्यक्रम का उद्घाटन 9 जुलाई को किसने किया है? ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति का परिणाम माना गया है किससे माना गया है? 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का, 2 या 2 से अधिक शिक्षण चरों का, 2 या 2 से अधिक अधिगम परिस्थितियों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या गया? ये अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति का परिणाम किससे माना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था का संबंध है ये किससे है? शिक्षण द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन करना, यह उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उपरोक्त में सभी हैं। शिक्षण द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना है, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना है, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन करना है। तो तीनों ही हमारे सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शिक्षण क्रियाओं का महत्व है किससे है? स्मृति स्तर से चिंतन स्तर के शिक्षण को प्रभावी बनाती है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है, शिक्षकों की दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए। उपरोक्त में सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में सभी सत्य हैं हमारे। शिक्षण क्रियाओं का महत्व जो है स्मृति स्तर से चिंतन स्तर के शिक्षण को प्रभावित बनाती है, बिल्कुल सही है। सीखने सिखाने की क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित है, बिल्कुल सही है। शिक्षकों की दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए।
तीनों ही हमारे सत्य कथन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। कैसी समानता है ये? दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्वलन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। ये दोनों ही पृष्ठों में, दोनों ही पृष्ठ पोषण, प्रबलन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निदानात्मक कार्य का संबंध है किससे है? ये कार्य विश्लेषण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना, या उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी है। कार्य विश्लेषण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना चाहिए, शिक्षण समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। तीनों ही कथन हमारे सही है निदानात्मक कार्य के संबंध में। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, ये कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। प्राय जब बालक अपने माता पिता की विपरीत विशेषताओं के अनुरूप होते हैं तो उन पर वंशानुक्रम का सिद्धांत लागू होगा। जीवाणु निरंतरता का, समानता का, प्रत्यागमन का, विभिन्नता का। तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्राय जब बालक अपने माता पिता की विपरीत विशेषताओं के अनुरूप होते हैं तो उन पर वंशानुक्रम का सिद्धांत लागू होगा। ये कौन सा सिद्धांत लागू होगा? ये प्रत्यागमन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बालकों की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल माना जाता है वंशानुक्रम को, वातावरण को, विद्यालय परिवेश को, मोहल्ले के परिवेश को। बालकों की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल माना जाता है, ये किसे माना जाता है? कि वंशानुक्रम को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। बालक का शारीरिक गठन प्रभावित होता है वंश से, माता पिता से, खान पान से, दादा दादी से। बालक का शारीरिक संगठन प्रभावित होता है, ये किससे होता है? ये वंश से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है क्या? संवेगात्मक प्रवृत्तियां, क्रियात्मक प्रवृत्तियां, जन्मजात प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये जन्मजात प्रवृत्तियां कहा जाता है। बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है क्या कहा जाता है? ये जन्मजात प्रवृत्तियां। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। तो आज के हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।